हाँ जी। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? पहले शांत हो जाओ सारे लोग। रिवर में कितना करा दिया था? काबुल नदी लिखा दी? पूरा हो गया? झेलम वगैरह जो है वो लिखाना रह गई है। अरे झेलम वगैरह लिखाना रह गई है ना। देखो इसमें झेलम चिनाब ये कराई है। अभी नहीं लिखाई ना। यार एक दो शांत बैठो सारे लोग। रुक जा भाई, थम जा। हाँ, डांट खा ले। मैं कह रहा था जो इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो रह गई हैं। जैसे मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, रावी है, ब्यास है ना, सतलज है, चिनाब है। ये नदियां रह गई होंगी, राइट? ठीक है। अब आप हेडिंग डालो चिनाब। हेडिंग डालो चिनाब रिवर। एसी बंद कर दी बेटा। क्या चीज? सीधा हेडिंग डालो चिनाब रिवर। चिनाब नदी। क्या लिखा है? चिनाब रिवर। लिखो इसमें। चिनाब रिवर में लिखो, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। दर्रे का नाम अगर आपसे पूछा जाता है, बारालाचाला पास। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचाला पास। हिंदी में लिखो, यह नदी, यह नदी बाड़ालाचाला दर्रे से निकलती है। यह नदी बाड़ालाचाला दर्रे से निकलती है। आगे लिखो, इट ओरिजिनेट एज टू स्ट्रीम, इट ओरिजिनेट एज टू स्ट्रीम या इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रीम। यह नदी, यह नदी दो धाराओं के रूप में, यह नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती है और धाराओं का नाम है चंद्रा एंड भागा। डैश लगा किसी का आगे लिख दो, चंद्रा एंड भागा। दो धाराएं चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है। लिख दिया? आगे लिखेंगे, चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है। नेक्स्ट। अब देखो, ये हिमाचल प्रदेश में निकलती है। हिमाचल प्रदेश से जब आगे बढ़ती है तो ये एंट्री ले लेती है जम्मू कश्मीर में। कहां एंट्री ले लेती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है रियासी। तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी नामक स्थान है, वहां पर दो पहाड़ियों के बीच में एक रेलवे ब्रिज बनाया गया है। और उस रेलवे ब्रिज की जो हाइट है वो है 359 मीटर। और इतनी हाइट के साथ वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। लिखेंगे इस पॉइंट को। ऑन दिस रिवर, ऑन दिस रिवर चिनाब ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, चिनाब ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, चिनाब ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर। इस नदी पर, इस नदी पर, किसके बर्तन फैल रहे हैं? इस नदी पर जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल का निर्माण किया गया है। चिनाब पुल का निर्माण किया गया है। आगे लिखो, इट इज द वर्ल्ड्स, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। यह विश्व का
यह विश्व का सबसे ऊंचा यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसके आगे इसकी ऊंचाई लिख दो 359 मीटर। ऊंचा रेलवे पुल है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है 359 मीटर। लिख दिया? और लिखो। दिस रिवर ज्वाइन इंडस रिवर। दिस रिवर ज्वाइन इंडस रिवर इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान। हिंदी में लिखो। यह नदी, दिस रिवर ज्वाइन इंडस रिवर इन पाकिस्तान। लिखो। यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में किस में मिल जाती है? आगे लिखो झेलम। झेलम एंड रावी रिवर। झेलम एंड रावी रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम एंड रावी रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। झेलम और रावी नदी इस नदी की सहायक नदी है। झेलम और रावी नदी क्या है? इस नदी की सहायक नदी है। एक मिनट रुको, भी कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, झेलम और रावी नदी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालो झेलम रिवर। अब हेडिंग डालो झेलम रिवर। झेलम रिवर लिखो। अब झेलम में, झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम एक झील का नाम है जिसका नाम एक झील है जिसका नाम है वेरीनाग। ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग लेक। हिंदी में लिखेंगे झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। और किसी को जाना है क्या? मीटिंग है केजरीवाल के साथ, उठ उठ के जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अमित शाह के साथ है? बताया नहीं था पहले। और जाना है किसी को? अच्छा, एक बार में चले जाओ अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो। अब लास्ट में 8 बजे तक फिर निकलना मत, मैं पहले बता रहा हूँ। किसी गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी मजाक में कह रहा हूँ। जिसको जाना भी निकल जाना। अरे भाई, एक बार में सुन लो। बीच में मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उठ के जाओगे ठीक नहीं लगेगा। निकलना है किसी को? जाना है तुझे? नहीं जाना? फिर ठीक है। ये जितने उठ उठ के जा रहे हैं ना नानी के घर,
ये 2-3 साल बाद फिर मैसेज करते हैं, फिर इस यहीं कहीं मिलते हैं, कहते जी मैं उस वाले बैच में था, पिछले 3 साल से आपका स्टूडेंट हूं। तो ये टीचर की क्रेडिबिलिटी पर और सवाल उठा देते हैं कि 3 साल से हमारा स्टूडेंट है, कुछ तो कर ले जीवन में अब। लिखो, एक बार दोबारा से समझा देते हैं अगर आपको याद आ रहा हो झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी वेरीनाग से निकलती है, और जब ये नदी निकलकर ऊपर की तरफ जैसे ही जाती है तो इसके रास्ते में एक झील पड़ती है, जिस झील का नाम है वुलर लेक, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील मानी जाती है। तो बुलर झील को पानी यही उपलब्ध कराती है। और आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। श्रीनगर पूरा का पूरा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात समझ में? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। ठीक, अब देखो ध्यान से, जैसे ये झेलम नदी ऐसे यूं जा रही है, तो इस झेलम नदी में एक नदी इधर से आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है लिड्डर नदी। याद आ रहा है कुछ? बताया होगा मैंने। लिड्डर नदी के क्षेत्र में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात पहलगाम आता है। कौन कौन सी घाटी आती हैं बताओ? आरू, बेताब और बैसरन, ये सभी घाटियां इसके क्षेत्र में आती हैं। एक नदी इसमें, ज्यादा नीचे कर दी हमने, एक नदी इधर से इसमें आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का जो क्षेत्र है यहां पर पड़ता है गुलमर्ग। बोलो क्या पड़ता है? गुलमर्ग पड़ता है। एक नदी इसमें और आके मिलती है, इस नदी का नाम है किशन गंगा। तो किशन गंगा जहां से आकर मिलती है ना, यहां पर जो ये घाटी है इसका नाम है गुरेज वैली। क्या नाम है इसका? तो ये सभी के सभी जो क्षेत्र है ना, ये झेलम नदी के अंतर्गत आते हैं। लिखेंगे इस बात को। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग लेक। यह नदी वेरीनाग झील से निकलती है। यह नदी वेरीनाग झील से निकलती है। आगे लिखेंगे, वेरीनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड वाटर टू द वुलर लेक, WULAR। यह वुलर झील को जल उपलब्ध कराती है। यह वुलर झील को अपना जल उपलब्ध कराती है। लिख दिया? आगे लिखो, लिड्डर रिवर, LIDDER। लिड्डर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी। लिड्डर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। लिड्डर नदी झेलम की सहायक नदी है। लिड्डर नदी झेलम की सहायक नदी है। लिख दिया? आगे लिखो, इन दिस रिवर वैली, नाम लिखे हुए सामने लिखो पहलगाम। इन दिस रिवर वैली पहलगाम, कॉमा, आरू वैली, बेताब वैली, बैसरन वैली, तीनों घाटियों के नाम लिखने। आरू, बेताब, बैसरन। दिल्ली में बाढ़ आने के चांस है, पता है आपको? क्यों? यमुना के कारण। हाँ हाँ, तो क्यों? कौन सी है? ऐसो मत, बुरा मान जाएगा भाई। हाँ, कौन सी नदी? यही तो समस्या, उसका क्या नाम था याद नहीं आ रहा। और कोई बताएगा? 2023 में बाढ़ आई थी दिल्ली में। थे तुम दिल्ली में जब? कितने लोग नहीं थे 2023 में? अभी तो आप यहां सेफ जगह पर हो, यहां बाढ़ नहीं आएगी। यहां तक अगर बाढ़ आएगी ना तो बहुत कुछ जनसंख्या कम हो चुकी होगी। हाँ हाँ,
दरअसल में बाढ़ का प्रभाव इतना जरूर देखा था कि मॉडल टाउन वाली रेड लाइट पड़ती ना, जब यहां से आगे जाओगे, एक तो यही वाली हो गई, इससे आगे पड़ती है ना ये चौक वाली जो पड़ती है, इस वाली रेड लाइट से और जीटीबी नगर वाली जो रेड लाइट है, वहां तक पहुंचने में मुझे 3.5 घंटे लगे थे। ठीक है, 3.5 घंटे। क्या चीज? ते अबे गधा है क्या पूरा? समय के हिसाब से कुछ तो उग जा। वहीं के वहीं रहेगा। यमुना की वजह से तैर के नहीं, चक्कर क्या था, डाइवर्जन कर रखा था चारों तरफ, तो ट्रैफिक था यहां इतना तगड़ा। अब आप ये सोचो कितनी दूरी तय करने में 3.5 घंटे, भाई साहब इतनी झुंझलाहट। मतलब ये मन कर रहा है कि एक काम करो, जो भी व्हीकल है आपके पास उसको साइड करो, चले जाओ यहां से। और बहुत बुरी स्थिति थी उस समय डाइवर्जन की तो। और अभी पंजाब में तो रुलाने वाली स्थिति हो रखी है, हिमाचल प्रदेश बहुत बुरी स्थिति है। और यमुना की भी ये अभी चक्कर क्या है ना, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा है अभी, और हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा है उसका लगभग ऐसा है, वो मैं उसका डेटा चेक कर रहा था, 3 लाख कुछ क्यूसेक पानी है। 2.5 लाख क्यूसेक के आसपास तो छोड़ा है हथनी कुंड बैराज से। ओखला बैराज से 60,000 के आसपास है। और जो वजीराबाद वाला पड़ता है उससे लगभग 58,000 के आसपास है। तो ये पूरा का पूरा पानी उधर से जब ये छोड़ा है ना, तो आके अब ये टकराने वाला है यहां। यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर का है, जो ऐसे ही निशान लगा रखा है 205.33 मीटर तक। अगर यमुना का पानी अगर वहां तक भी रहता है तो नॉर्मल फ्लड की कंडीशन मानी जाती है, उससे नीचे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2023 में हुआ क्या था, वो 205 मीटर वाला जो निशान था ना, उससे भी 3 मीटर पानी ऊंचा था, 208 मीटर पे पहुंच गया था। और सितंबर का महीना दिल्ली के लिए कुछ नेगेटिव रहा भी है। 5 से 6 सितंबर के बीच में 1978 में बाढ़ आई थी। अभी भी आज 4 सितंबर हुआ है ना, 5-6 आना बाकी है। पागल पागल है क्या? कुछ बात बता रहा हूं उस पर भी हंस रहे हो, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। 1978 में जो 5 से 6 सितंबर को बाढ़ आई थी, उसका डेटा मैं चेक कर रहा था तो पता चला कि ये मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, आदर्श नगर, ये पूरा एरिया डूबा था उसमें, यहां तक पानी आ गया था। अब क्या करना है? एक मिनट, समझ नहीं, एक बार आपको ये सब देखना है। अबे भले आदमी कुछ देखने की चीज देखता। ये भाई पृथ्वी का नाश कराएगा ये तो। एक पल, अरे जीवन है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पल देखेगा अभी तो तू। लिखो भाई, लिड्र नदी के क्षेत्र में आरू वैली, बेताब वैली और बैसरन घाटी है। हो गया, आगे लिखो। और यार इनके वो वैदिक नाम लिखवाना भूल गया मैं। चिनाब हेडिंग डाला है ना आपने? अच्छा, चिनाब तो लिखी नहीं है तुमने, तो बस जहां चिनाब लिखा है आपने, उसका वैदिक नेम या पुराना नाम है अस्किनी। ठीक है, अस्किनी। जो झेलम है, झेलम का जो पुराना नाम है वो है बितिस्ता। क्या नाम है इसका? बितिस्ता। ठीक है, बितिस्ता नाम है। और एक और पॉइंट लिखो इसको, जम्मू कश्मीर में लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है इसको? कोई तो बताया करो कुछ। किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, व्यथ बोला जाता है इसको, ये एग्जाम में आ चुका है। लिखो, इन जम्मू कश्मीर
इन जम्मू कश्मीर इट कॉल्ड ब्यत। जम्मू कश्मीर में इसे ब्यत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे ब्यत कहा जाता है। लिख दिया। नेक्स्ट, आगे लिखो। नई नदी का नाम हेडिंग डालो, रावी नदी। रावी नदी। रावी रिवर। इसके आगे लिखो, रावी नदी का जो वैदिक नेम है वो है पुरुषणी। पुरुषनी नाम है। ठीक है, लिखो। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से? रोहतांग पास। याद आ रहा है? रोहतांग पास। यह नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलती है। आगे लिखो। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह चिनाब की सहायक नदी है। लिख दिया। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, सतलज रिवर। सतलज रिवर। सतलज रिवर। उसके आगे ब्रैकेट में लिखना है आपको सतुद्री। सतुद्री। सतुद्री लिखो। इसमें कहां से निकलती है? अरे भाई साहब, पूरा मैप बना के समझा दिया था तो अब भी नहीं बता पा रहे हो। कहां से निकलती है? राक्षस ताल से। और कहां पर है राक्षस ताल? तिब्बत में। अब क्योंकि दूसरे कंट्री से निकल कर आ रही है तो इसको ट्रांस ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। लिखो, इट इज द ट्रांस ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज द ट्रांस ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यह सिंधु नदी की, यह सिंधु नदी की ट्रांस सहायक नदी है। मतलब दूसरे कंट्री से निकल करके एंट्री मार रही है। ट्रांस सहायक नदी है। आगे लिखो। इट ओरिजिनेट फ्रॉम, इट ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर? राक्षस ताल। RAKSH। इट ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल, तिब्बत। इट ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल, तिब्बत। यह नदी तिब्बत में स्थित, यह नदी तिब्बत में स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है। एंटर इन इंडिया बाई, एंटर इन इंडिया बाई शिपकीला पास। SHIPKILA, शिपकीला पास। यह शिपकीला दर्रे से, इनके लिए नहीं लाया, इन सब के लिए नहीं लाया। क्या चीज बोला तो था, मैंने भूल गया ना। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दोबारा भेज दूं? अब तो लेट हो जाएगा, 8 बजे तक नहीं आ पाएगा। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बड़े भूखे बैठे रहते हो। ये नहीं है कि कह दो सर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। क्या बोल रहा है? फोन पे कर दो क्या?
बता नंबर बता। किसको चाहिए बता। अरे हाँ। अरे शिक्कीला नहीं है, सिपकीला है। मध्य मध्य प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ठंडी जगह। लिखो भाई। क्या लिखा लास्ट। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसका रूट लिखोगे आप। बात नहीं भाई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान। लिख दिया। ठीक है। अब लिखो इन पंजाब। पंजाब में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हरिके। सुना है। लास्ट क्लास में बताया था ना, हरिके बैराज। जहां से एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी, या फिर अब ऐसे कह लो भारत की सबसे मुख्य नहर है जो सिंचाई करती है। और इस श्री गंगा नहर का ही कमाल है कि उत्तरी राजस्थान में खेती हो पा रही है। और खेती क्यों हो पा रही है? क्योंकि पानी देती है सिंचाई के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब गुजरात की तरफ से मानसून उठकर ऊपर की तरफ जाता है तो राजस्थान से जब क्रॉस होता है ना थार मरुस्थल से, तो ऑलमोस्ट ड्राई हो लेता है। और जैसे ही इस नहर वाले क्षेत्र में पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी मिलती है। उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वो नॉर्थ पंजाब, सॉरी साउथ पंजाब और नॉर्थ राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा करा पाता है। यानी दो तरीके से ये महत्वपूर्ण है। पहले तरीके से तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा रही है, और दूसरी वजह से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके रेनफॉल कराने में भी मदद कर रही है। ओके, लिखो इस बात को। इन हरिके इन हरिके इन हरिके पंजाब। इन हरिके पंजाब क्या है यहां पे? हरिके पंजाब में क्या है? अबे बैराज बनाओगे सीधा नहर निकाल दोगे। इन हरिके पंजाब अ बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अ बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। पंजाब के हरिके में पंजाब के हरिके में एक बैराज बनाया गया है। इससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इससे कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। लिख दिया। अब लिखो आगे ब्यास रिवर। ब्यास रिवर, ब्यास रिवर हेडिंग डालो, और इसी के आगे ब्रैकेट में लिखो बिपासा। ब्यास रिवर के आगे लिखो बिपासा। ठीक है। क्या है बिपासा? वैदिक नेम, या फिर हम बोलेंगे इसी को ओल्ड नेम। ठीक है। लिखो इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम क्या है? क्या चीज? अच्छा, ऐसे बाढ़ आती है तुम्हारे यहां? कांग्रेस वाले सब अपने परिवार के नाम पे नाम रखे हैं।
है? तो मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं फिर? अरे तो तू मुझे क्या लिखा मैं रहा हूं, बता खुद रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, सिलेबस करवाना है हमें, है ना? समझ गए? ये रंगमंच का मुद्दा होता तो हम भी बोलते, आप भी बोलते, मजा आ रहा होता। है? अब जब आप यहाँ 7 से 8 महीने चक्कर काट दोगे फिर कहोगे जी ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई। लिखो, इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम ब्यासकुंड, या रोहतांग दर्रा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। मनाली किस नदी के किनारे है? अगर मनाली में बाढ़ आ रही है तो कौन सी नदी में आ रही है? वहां पे एक डैम है, सुना होगा आप लोगों ने, पंडोह डैम। सुना है? अरे बता रहा हूं ना। नहीं सुना? पंडोह डैम है। तो वहां पंडोह डैम से थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं यार, बड़ा शानदार नजारा आता है वहां। वो माउंटेन, मतलब स्पीति वैली जैसा माउंटेन है, माउंटेन बिल्कुल यूं करके वो रखा है, और आपका जो व्हीकल होगा वो यहां होगा। तो ऐसा लगता है माउंटेन पूरा ऊपर से नीचे आने का है क्या। और वो माउंटेन भी वो वाले नहीं है जो आप यहाँ उत्तराखंड में जो देखते हो ना, जो फॉरेस्ट वाले माउंटेन होते हैं हरे भरे, वो नहीं। अबे बर्फ खिलवाऊं तुझे बर्फ? माउंटेन वो है जो नेक्ड माउंटेन बोला जाता है, जिसपे वेजिटेशन नहीं है, केवल पत्थर और मिट्टी उसमें उसके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। बेसिकली इसको क्लिफ भी बोला जाता है। एक तरह से ऐसे यूं आ जाते हैं। स्पीति वैली में कई सारे वीडियो आते रहते, देखो आप लोगों ने, बड़े डरावने से पहाड़ होते हैं, वो वाले पहाड़ होते हैं वहां। लेकिन वो वहां का पत्थर यार बहुत स्लिप होता है। हाँ हाँ, मैं एक वीडियो बनाने के चक्कर में 4 बार गिरा था। और 7 बार गिरे, बनाना बना, मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैंने पैर रखा, ऐसे पानी था वहां पे, ऐसे पैर रखा मैंने, पैर हवा में और मैं नदी में। और टेम्परेचर उस टाइम पे ऐसा होगा लगभग -4 -5 के आसपास। और मैं उठ के खड़ा हुआ फिर गिर गया, क्योंकि वहां पे जो है बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं वो। हालांकि पानी ज्यादा नहीं होता, मैंने बताया, पानी तो नीचे होके जा रहा होता है, लेकिन माउंटेन के बीच में, लेकिन मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकती है ना। दो पत्थरों के बीच में पैर ही फंस जाए, उल्टा आदमी गिर जाए, क्या होगा? पहले 4-5 दिन वहां बिजी रहो, फिर 2 महीने हॉस्पिटल में बिजी रहो, घूम लिए। ब्यास नदी अभी अपना बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है। और दरअसल में हुआ क्या है, पिछले 3-4 साल में हिमाचल में, एक तो वहां मॉनसून आना ही आना है। धौलाधर रेंज के बारे में बताया ही था आपको, कि धौलाधर रेंज से वो जाकर के हवाएं टकराएंगी, बादल फाड़ देंगी वो। कसौल में सबसे ज्यादा बादल फटते हैं। कारण क्या है? धौलाधर रेंज। इसके अलावा जो लास्ट ईयर वहां पर फ्लड आई थी, इसके पीछे एक और रीजन था। दरअसल में क्या है, गर्मियों के मौसम में जो हमारे भारत में वर्षा होती है ना, वो वर्षा होती है किसकी वजह से? मॉनसून की वजह से। सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। दोनों का अपना अलग अलग टाइम है। एक लगभग आप ऐसे समझ लो मोटे मोटे तौर पर, कि एक लगभग गर्मियों के मौसम में एक्टिव रहेगा, दूसरा सर्दियों के मौसम में एक्टिव रहेगा। लेकिन पता नहीं दोनों के माइंड में क्या तूफानी आइडिया आया, दोनों एक साथ आ गए। नीचे से मानसून पहुंचा, उधर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ गया, दोनों मिल गए हिमाचल प्रदेश के ऊपर, ला दी तबाही। अभी क्या है, एक प्रस्टीन करके एक होटल है, प्रस्टीन होटल एंड रिजॉर्ट। तो तारा माता हिल मंदिर के आसपास वाले एरिया में उन्होंने डिमांड की कि हम यहां पे एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, पावर नैप ले दिया पीछे? हाँ, नींद आ रहा है तुमको? बोर हो गया तो हो जा, तू भी बोर हो जा, आप क्या घुंघरू बांध के पढ़ाऊंगा मैं? तारा माता हिल वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर वो रिजॉर्ट बनाना चाहते थे, राज्य सरकार ने रोक लगा दी। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
कि भाई ये हमें होटल नहीं बनाने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां का मुद्दा सुना, सरकार की जो दलील थी उसको जब सुना, तो सरकार के कार्य की सराहना की उन्होंने, लेकिन यह भी कहा राज्य सरकार से कि आप बहुत लेट हो चुके हो, ये काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था, कि जो भी सेंसिटिव एरिया है जहां पर बाढ़ या भूकंप का खतरा है, लैंडस्लाइड का खतरा है, वहां आपको सेटलमेंट की परमिशन तो देनी ही नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप अभी सेटलमेंट की परमिशन दे दोगे। भाई होटल वाला कह रहा है कि जी मैं तो अपने रिस्क पे बनाना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि नदी के किनारे बनाऊंगा, कैफे यहां पे खोलूंगा, लोग वो रिवर व्यू के चक्कर में वो मेरा प्रॉपर्टी बढ़िया उठेगी, बढ़िया पैसा कमाएंगे। लेकिन जब फ्लड आएगा तो वही होटल पानी में बह जाएगा फिर। तो डिजास्टर को तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ना। दरअसल में है क्या, लगभग 70-30 का रेशियो माना जाता है। 70% नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन 30% फिर वो एंथ्रोपोजेनिक बोला जाता है। एंथ्रोपोजेनिक क्यों बोला जाता है? जैसे अभी पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में पंजाब में पहले तो बारिश हुई, बारिश की वजह से बाढ़ आई। अब एक तरफ जब नदियां उफान पे होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नदियों के ऊपर जो डैम बने हुए होते हैं उनमें भी तो पानी बढ़ेगा। अब समस्या दूसरी तरफ ये आ जाती है कि डैम खोलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि डैम नहीं खोला, डैम में दरार आ गई और डैम एकदम से अगर पूरा का पूरा डैम फट गया तो भी समस्या। तो एक तरफ पंजाब में जहां नदियों में उफान आया, वहीं दूसरी तरफ जो रंजीत सागर डैम है, भाखड़ा डैम है, ठीक है ना, पोंग डैम है, ये डैम खोलने पड़ गए। अब जब डैम खोलोगे तो पानी तो वैसे ही पूरे के पूरे क्षेत्र में हो रखा है, तो बाढ़ कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी। तो अभी 30% का रेशियो बता रहे हैं कि 30% डैम खोलने की वजह से आई है, 70% जो आई है वो नदी में उफान की वजह से आई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बात को गाइडलाइन में जारी कर दिया कि भाई हम इसके लिए पूरी टीम बनाते हैं, क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो प्रशासन की तरफ से या हमारी तरफ से हुई है उन पर नजर डालिए। और अब पूरा का पूरा वहां पे एक तरह से जांच बिठाई जाएगी इस चीज पर कि कौन कौन से रोड ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव जोन में जानबूझकर बना दिए गए, उनको सबसे पहले वो क्लोज करने का काम कर रहे हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहां पर खनन नहीं होना चाहिए था, खनन हुआ और उसके दोषियों पर कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने इसको नहीं सुधारा तो हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे से मिट जाएगा एक दिन। बड़ा भारी समस्या है वहां पे। और आप खुद सोचो यार, आप इस चीज को ना प्रैक्टिकली अपने ऊपर रख के सोचो। हमारे जो माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका पूरा जीवन लग जाता है घर को सजाने में, तैयार करने में। आप ये सोचो पानी में डूबा पड़ा हुआ है, क्या हालत होगी वहां के लोगों की। एक और समस्या आएगी, अब पानी थोड़ा सा जल स्तर कम हो जाएगा, जल स्तर कम होने के बाद ये धूप पड़ेगी, धूप पड़ने की बजाय जो ये मगी टाइप का मौसम हो जाता है ना, जो उमस वाला हो जाता है, तो जितने भी ये स्नेक वगैरह जो होते हैं ये उस मौसम में सहन नहीं कर पाते, ये बाहर निकलेंगे, स्नेक बाइट के केस आएंगे। और पानी भरने से, लगातार वहां जल भराव होने से पूरा का पूरा एक ऐसे समझ लो स्वैम्प टाइप का बन जाएगा, ये दलदल जैसा बन जाएगा। तो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होंगे, कोई भी महामारी फैल सकती है। तो ये बड़ी समस्या भी तो और झेलने को मिलेगी। चलो बाकी भगवान करे सब कुछ बढ़िया हो। हम्म। मैंने बताया था कि जो ऊंचे पर्वत होते हैं ना, वो हवाओं को ट्रैप कर लेते हैं, हवाओं को रोक लेते हैं, उससे कपासी वर्षा मेघ बनते हैं, वो बादल वर्षा कराते हैं। हाँ भाई, ब्यास नदी के बारे में पूरा लिख दो जो मैंने बताया। ओल्ड नेम बिपाशा, आगे लिखो। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। यह सतलज की सहायक नदी है, यह सतलज की सहायक नदी है। लिख दिए। एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, लिखा दू ये बाढ़ वाला, लिखो। प्रेजेंट टाइम फ्लड प्रॉब्लम फेस्ड बाई मनाली, कुल्लू, चंबा। मनाली, कुल्लू, चंबा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। वर्तमान समय में मनाली, चंबा,
और कुल्लू, मनाली, चंबा और कुल्लू क्षेत्र बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। बाढ़ की समस्या से बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। लिख दिया, आगे लिखो हियर। देखो दो नुकसान हुए यहां पे अभी रिसेंटली। NH 504 है, इस पर एक ब्रिज बना हुआ था जिसका नाम था मैंगलोर ब्रिज। ये टूट गया, बिल्कुल टूट के कोलैप्स कर गया, नीचे गिर गया। एक आप लोगों ने जगह सुनी होगी मलाना, सुना है? अरे कसौल है ना, कसौल से ऊपर पड़ता है मलाना। हाँ, ये थोड़ा सा वो ड्रग्स वर्क्स की एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। मलाना क्रीम बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। दरअसल में वहां के लोकल लोगों का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि यहां पे वो पुलिस की एंट्री नहीं है, घुसने ही नहीं देते वो। एनीवे, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहा था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक डैम बनाया गया था जिसका नाम था कोफर डैम, ठीक। नाम के पीछे था लग गया, कोफर डैम था। नोट कर दो दोनों। हो गया, ये कॉफर डैम टूट चुका है और ये मैंगलोर ब्रिज जो है ये भी टूट गया है। लिख दिया अभी। चलो नया रिवर हेडिंग डालो अब, नर्मदा। है, अच्छा सारी नदियां हो गई। अरे बहुत बढ़िया, याद आ गया मुझे, ये रिवर छूट गई थी बस, बाकी नर्मदा वगैरह सारी नदियां कंप्लीट पढ़ चुके हो, है ना? अरे वाह। चलो हेडिंग डालो, नया टॉपिक। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जी, पढ़ेगा, जब डैम पढ़ाएंगे ना उसके साथ करा देंगे, ठीक है। अभी हेडिंग डालो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, ठीक है। पहले समझना सारे लोग, अच्छे से समझते फिर इसको लिखा देंगे। बोर्ड पे देखो इधर, और एकदम शांत बैठना, बीच में कोई हुटिंग नहीं। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर। एक बार बोलेंगे सारे लोग, कौन सा फैक्टर होगा? टेम्परेचर। यहां पर एयर प्रेशर, यहां पर पाई जाने वाली ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता,
और यहां पर बहने वाली विंड्स, यानी कि यहां का विंड पैटर्न। सर ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी उस पर्टिकुलर रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। आगे बात समझ में? इनसे क्या डिसाइड होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पूरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिसाइड करते हैं ये, यानी कि वायुमंडलीय दशाओं को निर्धारित करते हैं। वायुमंडलीय दशा का निर्धारण होता है इससे। इससे क्या होता है? वायुमंडलीय दशा का निर्धारण होता है। बात क्लियर है यहां तक? अब मानकर चलो इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आ रहा है। जो फैक्टर मैंने लिख रखे हैं इनमें से कोई भी चेंज आता है, तो इस फैक्टर में अगर चेंज आएगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगी या नहीं होगी? अरे बोलो भाई, अगर फैक्टर चेंज होगा तो कंडीशन भी क्या होगी? चेंज होगी। भाई बनाने वाला ही चेंज हो रहा है तो जो प्रोडक्ट है उस पर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो हाँ या ना। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो तब भी एटमॉस्फेयर पे इंपैक्ट आएगा। प्रेशर में चेंज होता है तो यहां तेज हवाएं चलना शुरू कर देंगी। अब ध्यान से सुनना, इन फैक्टर की वजह से जब ये चेंज होते हैं तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेंज होती है। अब इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होने वाले चेंज को जब आप, मेरी बात को गौर से सुनना, शॉर्ट एंड सडन टाइम के लिए जब आप इसको स्टडी करते हो, देन इट कॉल्ड वेदर। तब इसको क्या कहा जाता है? वेदर या मौसम कहा जाता है। अचानक से बदलना, पल भर में बदलना। आगे बात समझ में? पल भर में बदलने का मतलब यह हुआ, जैसे आपने देखा अभी 2 बजे करीब की बात है, बहुत तेज झमाझम बारिश हो रही थी, हाँ या ना? और अभी बारिश हो रही है, नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे? क्या चेंज हुआ? ये मौसम चेंज हुआ। अब ये थोड़ी बोलोगे कि सीजन चेंज हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया ना, वेदर में चेंज आया। बात समझ में आ रही है? जब आप इसी चेंज को साइक्लिक और फिक्स टाइम के लिए पढ़ते हो, चक्रीय और निश्चित, तब इसे कहा जाता है सीजन, यानी कि ऋतु। कैसे समझना मेरी बात को? सर ये बात फिक्स है कि हर साल जून के महीने में गर्मी पड़ेगी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? और हर साल पड़ेगी, तो सीजन फिक्स है, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होकर आते रहते हैं। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? जब आप इसी एटमॉस्फेरिक चेंज को लगभग पिछले 32 साल की स्थिति का एवरेज जब आप डिसाइड करते हो, देन इट कॉल्ड क्लाइमेट। तब इसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक क्लाइमेट के अंदर वेदर और सीजन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या मैं ये कह सकता हूं किसी भी कंट्री के वेदर और सीजन का पिछले 32 वर्ष का जो औसत होगा वो वहां का क्लाइमेट कहलाएगा? बोलो हाँ या ना। अब क्लाइमेट है क्या एक्चुअल में? आप ऐसे समझ लो कि क्लाइमेट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया का क्लाइमेट मान के चलो जो भी है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया का क्लाइमेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर की पिछले 32 वर्ष में क्या स्थिति रही है। बताओ। और क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टाइम कौन सा है? क्लाइमेट। और शॉर्ट टाइम वेदर। इसलिए गाना बना था बड़ा सोच समझ कर, यार बदलना जाना। समझ गए? किसकी तरह रहना है? क्लाइमेट की तरह। कम से कम कितने साल के लिए? 32 साल के लिए तो रहना ही रहना है। मजाक अपनी जगह। बताओ डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? पक्का? किसी भी स्थान पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, उस चेंज को कितने भागों में डिवाइड किया हमने? अरे बोलो, 3 भाग में। शॉर्ट एंड सडन चेंज को क्या कहा जाता है? साइक्लिक और फिक्स चेंज को। और 32 ईयर का जो एवरेज होगा उसको। बात क्लियर है? सर क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है हमारे एनवायरमेंट का। कैसा फैक्टर माना जाता है?
क्योंकि क्लाइमेट सुपीरियर है। ऑल फ्लोरा एंड फोना कंडीशन विल बी डिसाइडेड बाय द क्लाइमेट। रहने वाले जीव जंतु कैसे होंगे, पेड़ पौधे कैसे होंगे, मिट्टी कैसी होगी, वन कैसे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? क्लाइमेट। एग्जाम्पल से बताएं। एक बात बताओ आप, अफ्रीका के लोग हैं, डार्क स्किन वाले हैं, यूरोप के लोग हैं, फेयर स्किन वाले हैं। किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। एक तरफ जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहीं दूसरी तरफ टुंड्रा और टैगा टाइप का क्लाइमेट है, यानी कोल्ड क्लाइमेट है। आगे बात समझ में? राजस्थान में वृक्ष देखे आपने? राजस्थान के वृक्ष को अगर आप कंपैरिजन करोगे उत्तराखंड या हिमाचल से, तो कुछ फर्क देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा, यानी वहां का जो क्लाइमेट है उसको स्टेपी टाइप का क्लाइमेट बोला जाता है, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु बोली जाती है। पानी की कमी है, तो पानी की कमी के चलते उन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, नीचे से पानी को सोख कर ला रही होती हैं, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि स्टोमेटा खत्म हो जाए, प्लांट के अंदर जितना भी पानी है वो अपने पानी को स्टोर करके रखे, उसको ट्रांसपिरेशन से रिलीज न कर दे। अब आप हिमाचल पहुंच जाओ, कोल्ड क्लाइमेट एंड स्नोफॉल एरिया, तो वहां पे कैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं? कॉनीफेरस। और कॉनीफेरस का फायदा क्या है? ऊपर से बर्फ गिरी तो बर्फ ऐसे यूं फिसलती चली गई। तो एक सब किसका चेंज है? क्लाइमेट का चेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा क्लाइमेट सुपीरियर है। क्लाइमेट अपने आप में इतना सुपीरियर है कि क्लाइमेट कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट बोलता है सीधा सीधा, पेंगुइन से क्लाइमेट कह रहा है कि भाई कंडीशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको अगर सरवाइव करना है तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे सरवाइव कर सकते हो आप, दिल्ली में सरवाइव कभी जीवन में नहीं कर पाओगे आप। तो कंडीशन क्लाइमेट ने प्रोवाइड कराई। अब पेंगुइन की मजबूरी है कि वो उसी क्षेत्र में रहेगी, दिल्ली वाले क्षेत्र में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो क्लाइमेट हमेशा कंडीशन प्रोवाइड कराता है, क्लाइमेट सर्वोपरि है। और बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं, और इसी वर्ड को एडेप्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन कहा जाता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, सर्वाइवल द फिटेस्ट, यानी सर्वाइव वही कर पाएगा जो अपने आप को एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल पाएगा, अपने आप को फिट रख पाएगा। भाई गिद्धबाज हुआ करते थे पहले, अपने आप को नहीं फिट कर पाए, एडेप्टेशन वहां नहीं लागू हुआ, आज है नहीं है, खत्म हो लिए। तो इंसान के ऊपर भी एक न एक दिन ये अस्तित्व जो है खतरे में आ सकता है। क्लाइमेट के बारे में मैंने बताया कि क्लाइमेट जो है वो सर्वोपरि है। आगे अगर हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है कैसा? इंडिया के क्लाइमेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि हमारे देश की जो जलवायु है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। एक बार सारे लोग बोलेंगे कौन सी क्लाइमेट है? एक एक वर्ड को समझेंगे यहां पे कि इसका मतलब क्या है। मैंने पहला वर्ड बताया कौन सा? ट्रॉपिकल, वेरी गुड। और दूसरा वर्ड क्या बताया? मॉनसून। और तीसरा वर्ड क्या बताया? भाई क्लाइमेट क्या है ये तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। किसी भी स्थान की 32 साल की मौसमी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। अब इस चीज को समझना कि ये ट्रॉपिकल मॉनसून और क्यों है, क्या है। आप माइंड में से ये तो निकाल देना कि हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं या मॉनसून पढ़ रहे हैं। आप बताना, मैं लिखता चलूंगा, बस चीजों को कनेक्ट करना। देखो कैसे, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है क्लाइमेट के एरिया में कि जहां पर समर सीजन में तो होगा रेनफॉल, और विंटर सीजन जो होगा वो होगा बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगा, वो होगा ड्राई। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सर मॉनसून का मतलब क्या है। एक बात बताओ मुझे, दो स्थान लेते हैं, ये कोई पानी वाला स्थान है, ठीक, और ये कोई स्थल वाला भाग है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा तो कौन सबसे जल्दी गर्म होगा? लैंड पोर्शन या फिर ओशियन रीजन? बताओ बताओ, सबसे पहले कौन गर्म होगा? और जब ठंडा होने की बात आएगी तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा? ओशियन सबसे पहले ठंडा होगा। और यह बात पूरी तरह से गलत है। जो लैंड पोर्शन होता है उसकी क्वालिटी है, बहुत तेजी से ठंडा होगा और तेजी से ही गर्म होगा।
और पानी की क्वालिटी है कि वो धीरे 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 गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। मान के चलो हम बात कर रहे हैं समर सीजन की। कौन से सीजन की बात कर रहे हैं? समर सीजन की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, कौन सा इंडिया? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ऊपर सूर्य लंबवत होता है, बोलो हाँ या ना? भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है? तो समर सीजन में जब आप दोनों को कंपैरिजन करोगे तो टेम्परेचर कहां का ज्यादा मिलेगा आपको, नॉर्थ इंडिया का या इंडियन ओशियन का? अरे बताओ, यहां का टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। पहले समझना अच्छे से, लिखा एक बार में देंगे। सर जब यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां की हवाएं गर्म होगी या ठंडी होगी? अरे बोलो। जब यहां की हवाएं गर्म होगी तो गर्म होकर ऊपर उठेंगी या यहीं कहीं बैठी रहेंगी? पक्का? तो यहां हवा की मात्रा कम हुई या ज्यादा हुई? तो प्रेशर कम या ज्यादा? कम। तो यहां से मैं ये पता चला कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर कैसा होगा? कारण समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई। बात क्लियर है? और उसी दरमियान जब आप बात करोगे तो यहां का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? अरे यहां का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि धीरे धीरे गर्म हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? यहां का टेम्परेचर जब कम है तो प्रेशर हाई या लो? अब कंडीशन ये हुई कि यहां तो बहुत सारी हवा है, गैसेस हैं, यहां कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जो विंड्स हैं वो किधर से किधर चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी इंडियन ओशियन से किधर चलेंगी? नॉर्थ इंडिया की तरफ चलेंगे। अब क्योंकि ये ओशियन से चल रही है, इन हवाओं में मॉइस्चर होगा या नहीं होगा? इन हवाओं में नमी होगी। तो क्या ये हवाएं वर्षा कराएंगी? वेरी गुड। तो यही कारण है कि हमारे भारत में समर सीजन में क्या होगी बताओ जल्दी से? रेनफॉल होगी। समर सीजन में क्या होगी? रेनफॉल होगी। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब उल्टा समझो इसका। सर विंटर सीजन है, कौन सा सीजन है? वेरी गुड। अगर विंटर सीजन है तो मैंने बताया था कि स्थल बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी, तो टेम्परेचर कम कहां का होगा? लैंड पोर्शन का या वाटर का? यहां का टेम्परेचर कैसा हो गया? कम हो गया। और टेम्परेचर कम तो प्रेशर हाई या लो? प्रेशर हाई। और यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। ठंड के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा, तो प्रेशर कैसा होगा? तो हवाएं अब किधर से किधर चलेंगी? नॉर्थ इंडिया से, यानी उल्टी हवाएं चलेंगी। बोलो हाँ या ना? सर एक बात बताओ, जब उल्टी हवाएं चलेंगी तो क्या ये वर्षा कराएंगी? कारण बता रहा हूं मैं। इन हवाओं ने इसलिए वर्षा कराई क्योंकि ये जलीय भाग से उत्पन्न हो रही थी, इनके अंदर नमी थी, इनके अंदर मॉइस्चर था, ह्यूमिडिटी थी। बोलो हाँ या ना? अब ये हवाएं तो जमीन वाले क्षेत्र से या स्थल वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट होकर आ रही हैं, तो क्या ये हवाएं, इनके अंदर ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, तो क्या ये हवाएं वर्षा कराएंगी? नहीं कराएंगी। और मैंने भी आपको क्या बताया था कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? समर सीजन में क्या होगा और विंटर सीजन कैसा होगा? ड्राई होगा। बताओ समझ में आई या नहीं है? तो सबसे पहले हमारे यहां पर अरब के व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए। कह रहे भाई यार ये अलग ही कंडीशन है। बोले क्यों? कहते जी गर्मियों के मौसम में जब आते हैं तो हवाएं ये ऐसे चल रही होती हैं, सर्दियों के मौसम में आते तो हवाएं ऐसे चल रही होती हैं। इसका मतलब ये अजीब हवाएं, इनकी दिशा फिक्स नहीं है। बोले फिक्स नहीं है कि हाँ। तो फिर बोले इन हवाओं को क्या नाम देंगे? बोले एक काम करते हैं, इन हवाओं को नाम देते हैं मॉनसून। क्या नाम देते हैं? और मॉनसून का मतलब है, वैसे एक अरेबिक वर्ड है ये, मॉनसून का मतलब ही ये है कि ऐसी हवाएं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो वहां डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिवर्सल ऑफ विंड कॉल्ड मॉनसून, यानी कि मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है। आगे बात समझ में? तो इसलिए इन हवाओं को मानसून कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? पहली बात, हमारे इंडिया की जलवायु कैसी है? इंडिया की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक। मॉनसून शब्द किसने दिया?
अरेबिक ट्रेडर्स ने, और इनमें नाम था, आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, अल मसूदी। किसने नाम दिया था? अल मसूदी ने। मानसून का मतलब क्या है? ऐसी हवाएं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। हमारे भारत में गर्मी में ज्यादा वर्षा होती है सर्दी में? क्यों? क्योंकि विंड का डायरेक्शन क्या होता है? इंडियन ओशियन से नॉर्थ इंडिया की तरफ। आगे बात समझ में? एक चीज और समझाते हैं, बढ़िया मजेदार। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2-4 मिनट ओवर हो जाए तो देखो, जिसको है चुपचाप निकल जाए, ठीक है? बकवास नहीं करो, दिमाग खराब मत किया करो। देखो बहुत छोटी सी बात बताना, मैंने आपसे एक बात बोली, एकदम मजेदार पॉइंट है, आप खुश हो जाओगे इस वाले पॉइंट को सुन के, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते होगे तो। मैंने कहा कि सर सूर्य हमारा नॉर्थ इंडिया के ऊपर चमक रहा था, राइट? तो इसकी वजह से यहां क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा। बात क्लियर है? टेम्परेचर यहां का बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से यहां प्रेशर कैसा हो गया? लो प्रेशर। बात क्लियर है? लो प्रेशर जब हुआ तो तब हवाएं यहां से ऐसे यूं चलने लगी। इतनी बात क्लियर है? सर याद रखना, विंड स्पीड किस बात पर डिपेंड करती है? विंड स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि दो स्थानों के बीच में प्रेशर में डिफरेंस कितना ज्यादा है। और इस बात को आप प्रैक्टिकल सोचकर देखो। देखो, पानी का और हवा का सर्कुलेशन एक जैसा होता है, इस बात को दिमाग में रखना। मैं यहां एक कंडीशन बना रहा हूं, ये पानी यहां बह रहा है। दूसरी कंडीशन ये है, पानी यहां भी बह रहा है। तीसरी कंडीशन ये है, पानी यहां भी बहेगा। ए बी सी इनके नाम दे देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे तेज कहां चलेगा? ए बी सी? सबसे तेज कहां चलेगा? क्यों? क्योंकि हाइट में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर है? सी पॉइंट पर है। आगे बात समझ में? यानी कि ये हवाएं, इन हवाओं की जो स्पीड होगी इस बात पर निर्भर करेगी कि नॉर्थ इंडिया और इंडियन ओशियन के ऊपर प्रेशर में कितना डिफरेंस है। बात समझ रहे हो ना? यहां तो ज्यादा प्रेशर होगा ही होगा। तो नॉर्थ इंडिया में मॉनसून को तेज करने के लिए प्रेशर लो होना चाहिए या हाई? जितना लो प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा उतना ही मॉनसून तेज होगा। और लो प्रेशर कब क्रिएट होगा? यहां पर गर्मी कम पड़नी चाहिए, ज्यादा? ज्यादा। याद रखना, राजस्थान में, उत्तर भारत में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी मानसून उतना ही कैसा होगा? तीव्र होगा। लास्ट लाइन समझ में आई मैंने क्या कहा? उत्तर भारत में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी मानसून की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। अब इन हवाओं का क्या, जो ये हवा ऊंचाई पर पहुंच गई, ये हवाएं लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाती हैं ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जाने के बाद ये ठंडी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो ये हवाएं ऐसे ही उल्टा चलना शुरू करती हैं। और उल्टा चलने के बाद में ये इंडियन ओशियन के ऊपर जाकर गिरती हैं। तो जब ये ऊपर जाकर गिरेंगी इंडियन ओशियन के ऊपर, तो प्रेशर को ये बढ़ाएंगी या घटाएंगी? बढ़ाएंगी। और इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। बोलो क्या कहा जाता है? तो मुझे एक बात बताओ, जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की तीव्रता को बढ़ाएगा या कम करेगा? घटाएगा या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। थोड़ा सा पागल है क्या तू? जब यहां प्रेशर बढ़ रहा है, भाई देखो, मानसून दो तरीके से तेज हो सकता है, बात को समझना। मानसून तेज तब हो सकता है, सबसे पहली बात, कि यहां का जो प्रेशर है वो तो बढ़े जितना बढ़ सकता है, हाँ या ना? और यहां का प्रेशर कम होना चाहिए जितना कम हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और यहां का प्रेशर कम होने के लिए क्या होनी चाहिए? यहां पर गर्मी कम या ज्यादा? ज्यादा होनी चाहिए। और यहां प्रेशर आपको बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो यहां ठंड पड़नी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। बोलो हाँ या ना? या फिर ऐसा हो जाए कि हवाएं ऊपर से आ रही है। अरे एक चारपाई पे 4 लोग तो बैठे ही थे पहले से, ऊपर से आके 2 और बैठ गए, तो वजन बढ़ा या घटा? बढ़ा। मजा आ रहा है? टाइम? पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। कुछ बातें तो सही कहता है। हैं? राधे राधे।
अच्छा चलो, अभी जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन बताओ। अगर मनाली में बाढ़ आ रही है तो इसके पीछे कारण क्या है? कौन सी नदी? ब्यास नदी। ठीक है। यमुना का खतरे का निशान कितने मीटर पर है? 205.33। कितने मीटर पर है? 2023 में कितना हो गया था? 208। 208 हो गया था। और अभी कितना है? 206। 6 के आसपास अपडेट में था जो मैंने सुबह चेक किया था। बढ़ जाएगा वो, रात में कल तक बढ़ ही जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या हो गया यार? तू बोल ले या मैं बोल लूं? बोलने तो मैं आया हूं, तुझे तो शांत बैठना चाहिए ना। किसी भी स्थान की मौसमी दशाओं में जब एक शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होता है तो इसको क्या कहा जाता है? कम समय वाला, अचानक से होने वाला। अचानक से होने वाला वेदर होगा। सीजन कहां से हो जाएगा? ऐसा हो रहा है कि अभी सुबह जब जगे थे जून का महीना था, रात को अरे यार दिसंबर आ गया, कहां है कपड़े? कहां कपड़े लाओ रे, ठंड लग रही है, हीटर चलाओ। कम समय वाला परिवर्तन वेदर, और फिक्स और साइक्लिक, और लंबे समय का। अब यहां बच्चे पूछते सर 32 साल ही क्यों लिया? इसका कोई लॉजिक नहीं है। ट्रिवार्था नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि एक लंबे समय का हमें एवरेज लेना है। उन्होंने कहा चलो मैं 32 वर्ष लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 31 का या 30 का एवरेज लिया तो मामला कुछ और हो जाएगा। किसने पैकिंग करने को कहा था भाई? मुझे तो ये लिखाना था। किसका? घटक? अरे भाई साहब घटक। हाँ भाई, भारत की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। भारत में कौन से सीजन में वर्षा होती है? गर्मियों में या सर्दियों में? और सर्दियों में क्यों नहीं होती? हवाएं ड्राई, हवाएं ड्राई प्लेस से चलना शुरू करती है ना? सर्दियों में वर्षा होगी? गर्मियों में? गर्मियों में होगी? सर्दियों में जो ओला पड़ते हैं तो कभी कभी तो इतना कभी कभी कुछ भी हो जाता है। कभी कभी पे तो जाना ही नहीं है। कभी कभी प्यार भी हो जाता है। बाद में पता चलता है वो तो बहम था। कौन? हाँ तो सब लोग हंस देते तेरी बात पे, तो क्या इसमें बुरा है? बता। कपिल शर्मा सबको हंसाने के पैसे लेता है, तू तो समाज सेवा कर रहा है। कौन? इस दुनिया में सही कौन है मुझे ये बता। थैंक यू। ऐसे ही रख रहा हूं, बड़ा अच्छा सा लगा सुन के। कुछ कह रहा था? वेलकम कह रहा था। हाँ भाई। अच्छा ठीक है, मजाक अपनी जगह, कोई बात नहीं। आपको इतना पता है कि हम हंसते भी हैं लेकिन पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करके चलते हैं। मानसून का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? पक्का? मैंने क्या कहा था पहले, दिमाग में रखो ही मत कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये चीज मैंने अपने टीचर से सीखी थी। फिजिक्स के टीचर हमारे रहे थे, मतलब अभी भी हैं। यार इतने फ्रेंडली टीचर नहीं देखे मैंने। धूप में बैठ जाते थे, एकदम देसी अंदाज में पढ़ाते थे। चेयर वेयर सब बाहर निकालो, बोले चलो हटाओ इसको, जमीन पे बैठ के पढ़ेंगे आज। आप ये समझ लो, ऐसी कनेक्टिविटी फील होती थी 11th क्लास में भी। और मजे की बात ये थी कि हमारे बैच में सारे ही लड़के थे, तो सर भी थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाते थे। कंफर्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, कंफर्ट का मतलब ये कि जमीन पे बैठे किसी ने, चलो रे बाहर बैठो, आ जाओ सारे लड़के बाहर आ जाओ। और कोई बच्चा परेशान भी है तो उसको बाहर बुलाया, और खुली छत हुआ करती थी उस टाइम पे वो उनकी। बाहर बुलाया और आराम से उसके गले में हाथ डाल के बैठे, अरे यार बताना क्या दिक्कत है, अरे दोस्त बता तो सही। तो
कई बार ऐसा भी होता था, देखो लाइफ में ऐसा टीचर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर रहे हैं। कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, वैसी कोई दिक्कत है। हाँ तो बड़ा यार, मैं मजाक की बात नहीं यार, इतने प्यार से समझाते थे। अब हुआ क्या, मैंने जो है ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ना शुरू किया, फिजिक्स के टीचर हूं, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, बोले विवेक यार, अगर तू इसमें फिजिक्स को कनेक्ट करके पढ़ेगा ना, तुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी 1%। तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरुआत की थी। अब मैं बुक ले आया, केवल एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां प्रेशर लो हो जाता है। भाई साहब 4 पेज का उसमें कॉन्सेप्ट दे रखा था, और वो 3 दिन पढ़ा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या है। और मैं जब गया, एक दिन मार्केट में गया हुआ था मैं, माँ ने सामान लेने के लिए भेजा था पूजा का, और वहीं मिल गए मुझे। मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। बोले बता बेटा। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि हवाएं कैसे चलती हैं, क्या है। तो पान खाते थे वो, तो पान की दुकान पे ही खड़े हुए थे। कह रहे राठी जी पान बनाओ एक। पान मुंह में डाल के जेब में से पर्चा निकालो, भाभी ने कुछ लिख रखा होगा सामान वामान का, वो पलटा और उसी पे डायग्राम से बना के 2 सेकंड में उन्होंने समझा दिया। बोले इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कैसे। बोले एक बात बता, तू यहाँ खड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ। और वो लड़का वहां खड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ। कह रहे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा क्या। हाँ। बोले हवाएं ऐसी ऊपर गई। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ से यूं जाएगा, चाहे पानी हो या हवाएं हो, भाई सर्कुलेशन तो यहाँ नीचे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे अब ऊपर जो हवा गई उसका क्या। ऐसे तो आसमान में बहुत सारी हवा इकट्ठी हो जाएगी, वो एरोप्लेन वगैरह को भी नहीं चलने देगी। तो कह रहे उस हवा का क्या। मैंने कहा आप बताओ क्या होगा। कह रहे वो हवा आके फिर यहां गिरेगी, और ये एक इस तरीके से 3D सर्कुलेशन चल रहा होगा। आगे बात समझ में। और इसी सर्कुलेशन में जो विंड सरफेस पे चल रही है दैट इज कॉल्ड मॉनसून, और जो विंड हाइट पर चल रही है दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। और बिजली कैसे चमकती है क्या है, मतलब जो ऐसे कॉन्सेप्ट बुक में नहीं दिए भाई साहब, इतने प्यार से समझाते, आराम से बैठ के। हाँ हाँ हाँ। एक टीचर फिजिक्स के और मिले फिर ग्रेजुएशन में। टीचर डे वाले दिन मैं अपने टीचरों से कांटेक्ट करता हूं, साल में एक बार तो होता ही होता है। अच्छा लगता है यार बात करके। ग्रेजुएशन के बाद में 4 साल मेरे पास उनका नंबर नहीं। मैंने एक फ्रेंड से नंबर लिया, मुझे याद है, मैंने कहा यार वो टीचर रह गए हमारे। मैंने टीचर डे वाले दिन कॉल की, बस इतना बोला, सर नमस्ते नमस्ते। हाँ बता। मैंने बताऊं। मैंने कहा सर फोन किया था, तो इतने दिन बाद फोन किया था। मैंने कहा पहचान लिया आपने। अरे हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा नाम बताओ। हाँ, नाम बता दिया। वो भी पान खाते थे। और इतने यार मस्त मौला टीचर मैंने अभी तक नहीं देखी। कुछ नहीं, बस क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं, तू कौन है क्या है कहां से है, कोई मतलब नहीं। एक ऐसे थे जो बच्चों को आराम से गले में हाथ डाल के बिठा रहे हो, और बता क्या दिक्कत है, मैं हूं ना तेरे साथ। और वो कोई मतलब नहीं, तू कहां है कौन सा क्या है। और मजे की बात है, फीस नहीं मांग रहे किसी से। पान मुंह में पड़ा हुआ है, बस 2 बार देखा। कि सर वो कल परसों। वो उतनी देर बोलते थे जितनी देर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बस। और छोटे से आराम से गोल मटोल से टेडी बियर से। इतनी भी हाइट कम नहीं है मेरी। और केमिस्ट्री के टीचर भाई साहब, इतना खतरनाक टीचर नहीं देखा मैंने कोई। क्लास में अगर एक भी लड़के ने इधर उधर थोड़ा सा भी देखने की कोशिश की, तुरंत हाँ, तू जहां जा रहा चाह रहा है ना, बहुत मार मारूंगा। और ग्रेजुएशन की बता रहा हूँ, और क्या नाम है, जैसे परसों पढ़ाया, इतना बड़ा डंडा लेके आए। बोले हाँ भाई चलो बताओ। चल लड़का है लड़की है नहीं बता पा रहा, दे डंडे और दे डंडे हाथ में। ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ। तो हमारे टीचर तो यार उस टाइप के मिले हुए थे, तो अब कंडीशन अलग है। अब ऑन है, भारत से ही पढ़ा हूँ। कौन सी कंपनी से। तो अब ऑनलाइन में किसी से कुछ कह दो, कह रही है टीचर में बहुत घमंड है। लेकिन
अच्छा तू यूट्यूब चैनल बना ले अपने, मजाक नहीं कर रहा, बढ़िया चलेगा आराम से, फालतू में परेशान। जब अनुरुद्धाचार्य जैसे संत हो सकते हैं तो तू नहीं बन सकता? हाँ। एक काम कर, इसको घर ले जा अपने, और रास्ते में पीटता जाना फिर।